सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से काफ़ी प्रीवियस वीडियोस पे जितने भी हमने रिसेंटली डाले हैं उस पर मैक्सिमम जो कमेंट था ना वो ये था कि भाई वीज़ा रिजेक्शन से कैसे बचें। अब ये आई डोंट नो लोगों के माइंड में कैसे आया, जबकि हमने काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है कि व्हाट यू शुड बेसिकली डू ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो और आपके वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएं। बट रिसेंटली 2023 और 2024 में गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसीज़ हैं यार वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर ली हैं। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वीज़ा मिलना इम्पॉसिबल हो गया। इट्स जस्ट दैट कि वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया एंड इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट देखना चाहती है आपके एप्लीकेशन में। तो इस वीडियो में भाई हमने 10 चीज़ें कंपाइल की हैं, 10 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इन पॉइंट्स को एड्रेस कर लो तो भाई चांस ही नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट को किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो ऐसा नहीं सोच सकते वो कि यार इसका रिजेक्ट कर दो और इसका रिजेक्ट ना करो। इट्स नॉट अ रैंडम प्रोसेस। वो एक एक चीज़ स्क्रूटिनी होती है उन चीज़ों में, और इसमें 10 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट करती हैं। अब इन 10 पॉइंट्स में से भाई कुछ पॉइंट्स काफ़ी बेसिक होंगे, कुछ पॉइंट्स आपने सुने होंगे एंड कुछ पॉइंट्स बिल्कुल न्यू होंगे आपके लिए। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, ताकि अगर आप ये 10 पॉइंट एड्रेस कर लो तो भाई मेरी नज़रों में 99% चांसेस आर देयर कि आपका वीज़ा आ जाएगा। हम हाइपोथेटिकल सिनेरियोज नहीं लेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी में सीटें फुल हो गई तो नेचुरली भी आपका वीज़ा नहीं आएगा, बट दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स कि अगर जब गवर्नमेंट आपका एप्लीकेशन देखने बैठती है तो इन 10 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो अगर आप इन 10 चीज़ों को एड्रेस कर लो अपना एप्लीकेशन में तो भाई चांसेस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे हम काफ़ी अपडेट्स डालते रहते हैं एंड इफ यू वांट स्नीक पीक इनटू आवर पर्सनल लाइव्स एज वेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके फॉलो मार दो। तो ये सबसे पहले जो गवर्नमेंट आपका नोटिस करेगी वो होता है आपका GTE, विच स्टैंड्स फॉर जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। GTE क्या करता है, ये ना इंश्योर करता है कि जो भी स्टूडेंट इस कंट्री में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, उसका पर्पस क्या है और वो क्या पढ़ाई के पर्पस के अलावा भी कुछ करने आ रहा है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़े जो 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं माइग्रेशन/वर्क। तो GTE में जो भी आप लिखोगे, ठीक है, वो डिफाइन कर देगा गवर्नमेंट को कि आपका इंटेंशन क्या है इस कंट्री में आने का। तो आपने बिल्कुल एक सीधे साधे ट्रैक पे चलना है और आपने सिर्फ ये बताना है कि मेरा टारगेट सिर्फ पढ़ने आना है। आपने कुछ काम का मेंशन नहीं करना उसमें, ना ही आपने मेंशन करना है PR लेने का। यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यार ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वहाँ का एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, मेरे को करियर में काफ़ी बूस्ट मिल जाएगा एंड इसके बेसिस पे जब मैं वापस अपनी कंट्री जाऊँगा तो मुझे अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। दैट्स ऑल यू हैव टू से। आपको कहीं पे कुछ भी और चीज़ का जिक्र नहीं करना। यहाँ पे लोग मैक्सिमम मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो डिफाइन तो कर देते हैं बट वो अपने अलग एस्पेक्ट्स भी दिखा देते हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने इस कंट्री में जाना है, मैंने घूमना भी है। इन सबको ना पिक्चर से बाहर रखो। आपका टारगेट है स्टूडेंट वीज़ा लेना, तो जस्ट शो देम कि आप एक स्टूडेंट की तरह जा रहे हो, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, नथिंग एल्स बेसिकली। GTE में भाई आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री भी लगती है। वो देखते हैं कि आपने कौन कौन सी कंट्रीज विजिट की हैं अपने करंट पासपोर्ट पे, कौन कौन सी कंट्रीज का वीज़ा है आपके पास, क्या आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट हुआ था या नहीं। इनसे देखो एज अ पर्सन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था कि नहीं, बट अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, खासकर ऐसी कंट्रीज से जो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड में, तो ऑस्ट्रेलिया इशू क्रिएट कर सकती है कि यार इसका वीज़ा अगर इस कंट्री से रिजेक्ट हुआ है तो क्या पता इसके पीछे कोई रीज़न हो, तो स्क्रूटिनी ज़्यादा होती है, आपके वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। फिर GTE में बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि आपका करियर फोकस क्या है, और आपको ये डिस्क्राइब करना होता है कि जो भी आपका लाइफ में गोल है एजुकेशन वाइज, वो ऑस्ट्रेलिया कैसे फुलफिल कर देगा। तो बेसिकली आपने जो भी बैचलर्स पढ़ी होगी या स्कूल में पढ़ा होगा, आपने ये बताना उनको कि ऑस्ट्रेलिया में जब मैं आके पढ़ूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट मिलने वाले हैं और ये मुझे ऐसे हेल्प करेगा। जितना आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, जितना उसको आप स्ट्रीमलाइन कर पाओगे, उतना ही ये डॉक्यूमेंट आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा और उतना ही आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद GTE में अगेन आपको मेंशन करना होता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे है, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, कि आपका करंट स्टेटस क्या है पैसे के मामले में। क्योंकि भाई कुछ भी कर लो, जितने भी आप ब्राइट स्टूडेंट हो, जितना भी आपने पढ़ाई में आपका मन लगता हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है अपनी ट्यूशन फीस एटलीस्ट कैटर करने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा नहीं देगा, बिकॉज वो नहीं चाहते कि यार आप उन पे एक लाइबिलिटी बन जाओ। तो आपको बेसिकली अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी जस्टिफाई करनी होती है, विच इज़ 2 थिंग्स बेसिकली। पहले तो आपको ये दिखाना होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी पूरी कोर्स की फ़ीस पे कर सकता हूँ। काफ़ी सिनेरियोज में लाइक जब हम आए थे तो हमें तो पूरी फीस पे ही करनी थी साल की, तो वो चीज़ तो आपकी वहीं क्लियर हो गई। और आपको फर्दर दिखाना होता है कि आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ये भी काफ़ी कमेंट आता है कि भाई हमें लिविंग एक्सपेंसेस बेसिकली दिखाने कितने होते हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की न्यू गाइडलाइन के हिसाब से आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम $20,000 पर साल का आपको खर्चा दिखाना होता है। तो अगर आपकी बैचलर्स में आ रहे हो विच इज़ फॉर 3 years, तो 20,000 इंटू 3 कर लो, वो कॉस्ट आपको मिनिमम दिखानी पड़ेगी। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो 20,000 इंटू 2 कर लो, वो आपको मिनिमम दिखानी पड़ेगी। तो ये आई होप आपको याद रखना है, क्योंकि लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं कि पैसे दिखाने कितने हैं।
किसी और से दिखा सकते हैं, अपने दिखाने हैं, एफडीज दिखाने, क्या दिखाना है वो भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इन शॉर्ट $20,000 पर ईयर ऑफ योर स्टडी, यू हैव टू शो कि इतना पैसा भाई मेरे पास है। अब चाहे वो आपके बैंक में हो, चाहे वो आपके डिपॉजिट्स में हो, चाहे आपके कहीं इन्वेस्टमेंट हो, जो भी हो, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप उनको प्रूव कर दो कि मेरे पास पैसे हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ यार आपकी वीज़ा हिस्ट्री क्या है। अब वीज़ा हिस्ट्री में देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी जाते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जाते हैं। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो काफ़ी ट्रैवल किया आपने ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, और हर कंट्री के वीज़ाज़, हर कंट्री तो पॉसिबल नहीं है बट मेजर बिग कंट्रीज़ के वीज़ा अगर आपके पास हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के माइंड में ये होता है कि यार इसको अगर फॉर एग्जांपल यूएस ने वीज़ा दे दिया, यूरोप ने वीज़ा दे दिया, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है या फिर कोई फैक्टर नहीं है इसको डिक्लाइन करने का। बट अगर आप उल्टी तरफ देखो, अगर आपके बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं पास्ट में, especially from China, especially from US, especially from all these big countries जिसका ग्लोबली पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, अगर आपके इन जगहों के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं तो चांसेस आर कि आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। और हो सकता है आपका वीज़ा कोई भी रिजेक्ट हो, इट में कि आपका यूएस का टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो या यूरोप का शेंगन वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो। अगर रिजेक्शन कहीं पे भी है आपके पासपोर्ट की हिस्ट्री में, तो चांसेस आर कि आपका ऑस्ट्रेलिया वाले उस पर शक करने लग जाएंगे एंड दे विल बी स्टार्टिंग टू डू सम मोर स्क्रूटिनी देन रिक्वायर्ड। इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट वीज़ा पहले रिजेक्ट हुआ है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया के मान लो अगर आपका 1-2 साल पहले रिजेक्ट हुआ है, तो अंडर विच सर्कमस्टांसेस वो रिजेक्ट हुआ था वो बहुत मैटर करता है। क्या आप पे कोई लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म बैन लगा था या नहीं लगा था, वो एक अलग फैक्टर है। बट आपको ये पिक्चर माइंड में रखनी है कि अगर आपके करंट पासपोर्ट में या पिछले 5 से 7 सालों में अगर आपके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं मोर देन वंस, मोर देन ट्वाइस, तो भाई ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होने के आपके हाई चांसेस है। चौथा है भाई अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो काफ़ी 2-3 सालों से हम प्रचार कर रहे हैं जिस चीज़ का। पहली बात तो क्या है कि स्कोर्स ना बढ़ा दिए गए हैं। बैचलर्स के लिए आई थिंक 5.5 से 6 कर दिया गया है, मास्टर्स के लिए 6 से 6.5 कर दिया गया है बेरे मिनिमम स्कोर, और ऐसे ही फर्दर अगर आप पीएचडी करना चाहते हो 6.5 से कहीं कहीं में 7 भी कर दिया गया है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, मेन पर्पस और मेन लैंग्वेज इनकी इंग्लिश ही है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, बोलनी आती है, तो आई डोंट थिंक कोई आपको इतना इशू होना चाहिए। बट हाँ, स्कोर्स का ध्यान रखना, अगर आप DOHA पे जाओगे विच इज डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, तो उस पर आपको लेटेस्ट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी एंड यू कैन सी कि उसमें कितना आपको बेर मिनिमम चाहिए होगा। एंड इन शॉर्ट यार, इंग्लिश जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए ऑन अ पर्सनल लेवल भी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 5 बैंड ला के अगर आप यहाँ पे आ भी गए, किसी से बात नहीं कर पाओगे, किसी का कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे, और यहाँ की इंग्लिश भाई सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लिखने में भी कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो इवन दो आपके आइल्स या पीटी में आ जाएंगे अच्छे नंबर या पासिंग नंबर आ जाएंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी वोकैबुलरी थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, एटलीस्ट कि आप किसी से बेसिक कॉन्वर्सेशन कर सको और उनकी बात समझ सको। फिफ्थ आता है भाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इनकंसिस्टेंट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशंस। आपने जब जो फाइल सबमिट किया वीज़ा के लिए, अगर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो भाई पहली बात आपकी फ़ाइल वेटिंग में चली जाएगी, और अगर ज़्यादा वेटिंग में चली गई तो भाई आपका नंबर ही नहीं आएगा। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो 6-8 महीने वेट कर रहे होते हैं और उनका वीज़ा का रिस्पॉन्स नहीं आता। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ गवर्नमेंट आपको बताएगी नहीं कि यार आपका ये मिसिंग है या आपका ये मिसिंग है। यू हैव टू जस्ट बी 100% अटेंटिव कि यार आप जब फाइल अपनी सबमिट कर रहे हो तो उसमें 100% कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि गवर्नमेंट किसी को फ़ोन करके या मेल नहीं करेगी आपको कि यार आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये सबमिट कर दो। तो अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत टाइम तक नहीं आ रहा, तो द चांसेस आर हाईली लाइकली कि आपने कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग या इनकम्प्लीट सबमिट कर दिया। और सबसे ज़्यादा इसमें फैक्टर आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। जैसे इंडिया में खासकर काफ़ी लोगों के सरनेम नहीं होते, काफ़ी लोगों के मिडिल नेम नहीं होते, एंड जो बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम है वो 10th की मार्कशीट पर थोड़ा डिफर करता है, या फिर जो 10th की पास मार्कशीट पर नाम है वो आपका पासपोर्ट से थोड़ा डिफर करता है। तो मेक श्योर कि जो यूनिफॉर्मिटी आपके नाम की और आपके पर्सनल डिटेल्स की, वो अक्रॉस सारे डॉक्यूमेंट सेम हो। क्योंकि ये इश्यूज़ तो चलो मैंने सुना था पहले एयरलाइंस में होता था कि आपका एक्चुअल नेम में चलो 3 या 4 नाम लग रहे हैं, बट पासपोर्ट में सिर्फ 3 नाम लिखे हुए हैं, लाइसेंस में सिर्फ 2 नाम लिखे हुए हैं। तो दिस इज़ अ कॉमन थिंग जो मैंने नोटिस किया है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी नोटिस किया है। तो आप कोशिश करो कि जो भी आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, अगर आपका आधार कार्ड है वो, और जो आपका पासपोर्ट है, इन सब पे जो नाम और इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सेम होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म। सेम गोज़ फॉर ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपके पास कोई ट्रांसक्रिप्ट है, चाहे वो आपकी 12th की हो, 10th की हो, कॉलेज की हो, मास्टर्स की, जो भी ट्रांसक्रिप्ट हो, उसमें आपकी कुछ चीज़ें होती है जो आपको मेंशन होनी चाहिए। पहली बात तो क्या है कि यूनिवर्सिटी की स्टैम्प होनी चाहिए उस पर ऑफिशियल, या फिर किसी का साइन होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट होनी चाहिए कि आपने अगर 12 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो ये रहे वो 12 सब्जेक्ट, ये मेरे इसमें मार्क्स थे, एंड इसके एंड में लिखा हुआ है मैं पास हूँ या फेल हूँ।
आपका बॉटम पे CGPA परसेंटेज लिखी होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस पर आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन लिखी होनी चाहिए। ये ऐसा एक पॉइंट है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। डिग्री दे देंगे, सबमिट कर देंगे, बट उस पर डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं लिखी होगी। अगर आप सिर्फ ये भी लिखोगे यार चल मेरी जून 2020 में अगर डिग्री खत्म हुई थी, दैट इज स्टिल नॉट इनफ, यू हैव टू बी प्रिसाइज। तो अगर आप इतनी सी डिटेल भी अगर आप मिस कर देते हो अपने वीज़ा के एप्लीकेशन में, अगेन द चांसेस आर कि आपका वीज़ा का रिस्पॉन्स नहीं आएगा या फिर हो सकता है रिजेक्ट ही कर दें। 6 पॉइंट पे चलते हैं, वो है कि भाई कोर्स मिसमैच। कोर्स मिसमैच का मतलब समझते हैं पहले कि आप जो पढ़ने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में वो आपकी प्रीवियस स्टडीज से अलाइन होना चाहिए। एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू पीपल हु आर गोइंग फॉर बैचलर्स, क्योंकि आप 12th से निकले हो और 12th में जो भी आपने स्ट्रीम चूज की उससे लिंक तो होना ही चाहिए, बट बिल्कुल ही वेवर्ड नहीं होना चाहिए। स्पेशली दोज लोग जो मास्टर्स करने जा रहे हैं, कि आपने 12th में मान लो आपने साइंस ले ली फॉर एग्जाम्पल, और आपने बैचलर्स किए टोटल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड जब आप यहाँ पे काम करने आ रहे हो आप जा रहे हो सोशल सर्विस में, तो तीनों का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, देयर इज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर एंड इट्स नॉट स्ट्रीमलाइन एट ऑल। तो गवर्नमेंट ये सेकंड बहुत ज़्यादा नोटिस करती है कि आपकी जो कोर्स यहाँ पे आप करने आ रहे हो वो आपकी प्रीवियस स्टडीज से लिंक्ड कितना ज़्यादा है, क्योंकि याद रखो आप अपने GT और GST में जो लिखोगे ना वो चीज़ मैच होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो कि मैंने ये कोर्स करना है, मेरे को ये बनना है आगे जाके, मेरे को अपनी कंट्री में ये काम चाहिए, तो यू हैव टू बी एबल टू जस्टिफाई इट। अगर आपकी तीनों चीज़ मैच नहीं हो रही होंगी तो कोई सेंस नहीं बनती, एंड द चांसेस ऑफ योर वीज़ा बीइंग रिजेक्टेड विल इंक्रीज। और कोर्स मिसमैच में ये भी होता है कि जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी अगर आप जा रहे हो वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। और इसको आप बहुत इजीली चेक भी कर सकते हो, मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो देयर एंड चेक कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है जो भी कॉलेज है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है या नहीं। क्योंकि ये हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं किया तो मैं डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, कॉलेजेस खासकर काफ़ी कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो नए नए बने होते हैं, एंड कब वो गायब हो जाए कुछ उसमें गारंटी नहीं होती। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप जहाँ पे भी जा रहे हो, माना आपका कोर्स मिल गया, COE सब हो गया, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट। बात खत्म। फिर नंबर 7 पे डिस्कस करता हूँ हेल्थ एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स। हेल्थ में तो भाई अगेन जो आपका मेडिकल होता है वो आपको क्लियर करना होता है फर्स्ट स्टेप। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई मेडिकल फेल भी होता है क्या, मतलब मेरे नज़र में मैंने कोई अभी तक बंदा नहीं देखा जिसका मेडिकल फेल हुआ हो, बट आई वाज जस्ट ब्राउजिंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बेस पर आपका मेडिकल फेल हो सकता है, जैसे अगर आपको HIV है फॉर एग्जाम्पल, या आप इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं हो, आपका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है अगर आपके माइंड में, अगर आपका चेस्ट एक्सरे फेल हो जाता है। अब ये मत पूछना किस बेसिस पे फेल होता है, मुझे भी नहीं पता, बट ये 3 चीज़ें मैंने सुनी हुई हैं। अगर आप रिसेंटली किसी एक ऐसी कंट्री में गए हो जहाँ पे मेजर डिजीज़ फैली हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोविड के टाइम पे अगर चाइना में गए होते, वुहान गए होते, और फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता, बिकॉज यू हैव बिन इनटू एन एरिया जहाँ पे आप एक्सपोज्ड हो गए इन सारी डिजीज़ से। फिर अगर आपको हेपेटाइटिस A और B है, अगर आपका रीनल फेलियर्स है, आपको कैंसर है, तो इन चीज़ों में ही मेडिकल फेल होता है। बट 95% जो भी भाई स्टूडेंट जा रहा होता है, आई थिंक दे आर यंग एंड दे आर हेल्दी। दूसरी बात करते हैं जो कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपकी होम कंट्री में आप पे कोई पेंडिंग केस चल रहे हैं या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी चल रही है, तो उसका रिकॉर्ड देखो, आप दोगे तो अच्छी बात है, वैसे तो नहीं देना चाहिए क्योंकि आप वैसे रिजेक्ट हो जाओगे, बट गवर्नमेंट अपने एंड पे भी रिसर्च करती है। तो अगर आपके हेल्थ में कोई भी इश्यूज होते हैं या फिर आपके कैरेक्टर में कोई इश्यूज होते हैं तो भाई आपका वीज़ा आप डिक्लाइन ही मान के चलो, बिकॉज दीज आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका मेडिकल चेक क्लियर नहीं होता तो वैसे ही आपका वीज़ा नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप पे कोई लॉफुल एक्शन लगा हुआ है तो भी आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रख के चलो। 8वें पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ बाय मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। पहले हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कि आपने कोई झूठा डॉक्यूमेंट दिया है या झूठा अपने कोई इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया है, चाहे इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, उससे मैटर नहीं होता। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत गई है, फॉल्स गई है, तो भाई आप पे बहुत ही सीरियस एक्शन ले सकते हैं। एंड ये एक पॉइंट ऐसा है जिस पे लोग इतना फोकस नहीं करते, बट याद है जब इंडियन स्टूडेंट्स को बैन करने की बात हुई थी, दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो ऑथेंटिक नहीं है, आप फर्जी डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू मेक फूल आउट ऑफ देम, आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो बाय गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो भाई इस चक्कर में अगर आप पड़ गए अगेन इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, तो भाई आप पे लॉन्ग टर्म बैन्स लगेंगे। आपका वीज़ा तो चलो रिजेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर में आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड दीज बैन्स रेंज फ्रॉम 2 years to 7 years। तो भाई मैं हमेशा शुरू से बोलता आया हूँ कि ट्रू पिक्चर दो, SOP में भी सही लिखो, GT में भी सही लिखो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे के यार आज चलो आप निकल भी जाओ। जब आपका PR फाइल होता है ना भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में, आपकी दोबारा पूरी फाइल खोली जाती है सिंस द मोमेंट यू लैंडेड इनटू दिस कंट्री। तो कोई भी आपका फाइन अगर आउटस्टैंडिंग हुआ, कोई भी आप पे क्रिमिनल केस हुआ, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन झूठी हुई, कोई भी आपने अगर अपना टैक्स पे नहीं करना हुआ, तो भाई बाद में वो घंटी ना बजेगी आपकी। तो बेस्ट है कि शुरू से अपना जो स्लेट है ना वो क्लीन रखो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए।
पता लगा बंदे ने पैसे लगा दिए, साल लगा दिए, सब कुछ रेडी था, एंड में क्या हुआ, भांडा फूट गया। तो इन चीज़ों में मत पड़ना। नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो ये है कि इमिग्रेशन रिस्क। कुछ कंट्री के लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेशन रिस्क पर डाला हुआ है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहली बात, दोज पीपल जिनका हिस्ट्री ऑफ वीज़ा रिफ्यूजल है, जो हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था। लोग जो उन कंट्रीज से आ रहे हैं विच हैव अ वेरी लो HDI। नाउ HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आप एक ऐसी कंट्री से आ रहे हो जो सीवियरली इकोनॉमिक क्राइसिस में है और वहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है कमाने को, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, मेजरली मोस्टली सहारन कंट्रीज़ देख लो या फिर कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ भी देख लो, तो भाई आप इनके लिए एक इमिग्रेशन रिस्क हो जाते हो। क्योंकि उनको लगता है कि आप एक बार इस कंट्री में आ गए तो आपके पास एक तो आप रिस्क तो हो ही, क्या पता आप अपने साथ डिजीज़ ला रहे हो, क्या पता आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पूरी ना हो। तो दिस इज़ लाइक कंपाइलेशन ऑफ एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो सो फार, कि अगर उनको लगेगा कि यार ये बंदा इज़ हाईली लाइकली टू ओवरस्टे इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर इसका मेन पर्पस सिर्फ अपने आप को बचाना है, या फिर पढ़ाई के अलावा कोई भी अगर आपका फैक्टर हुआ, तो आप इस कैटेगरी में डलते हो, दैट यू आर एन इमिग्रेशन रिस्क। खासकर अगर आप एक ऐसी कंट्री से आ रहे हो जहाँ पे करंटली वॉर्स चल रही है, तो जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, अफगानिस्तान में सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं है, मिडल ईस्ट में अगर वॉर चल रही है, अगर आप इन कंट्रीज से अप्लाई करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो उनको लगेगा कि यार नेचुरल सी बात है कि दे आर लुकिंग फॉर असाइलम। भले ही आप उसको बताओगे नहीं, बट दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू अज्यूम। तो आई थिंक इमिग्रेशन रिस्क वाला फैक्टर काफ़ी हाई होना चाहिए। एंड रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने बोला भी था कि इनको वैसे अपने इमिग्रेंट्स के नंबर कम करने, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू से आएँ, 485 से हैं, कोई भी और वीज़ा से हैं, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर्स एनीवे। तो मेक श्योर कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो भाई उसको आप देखो, चेंज तो कर नहीं सकते, देश तो बदल नहीं सकता आदमी अपना, बट अगेन आपके वीज़ा मिलने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दिस इज द केस विद यू। लास्ट चलते हैं भाई 10th पॉइंट, विच इज़ नॉट वेरी सीरियस, बट ये वेरी सीरियस हो सकता है जिनके पास प्रीवियस वीज़ा की हिस्ट्री है कोई। तो दिस इज नॉन कंप्लायंस विद योर प्रीवियस वीज़ा कंडीशंस। हो सकता है आपके पास यूरोप का वीज़ा हो, US का वीज़ा हो, और आपने उसकी कोई भी जो भी आपकी ऑब्लिगेशन होती हैं वीज़ा की, अगर वो आपने रिफ्यूज़ करी या फिर नॉन कंप्लायंस हुई किसी भी वीज़ा स्ट्रीम के साथ, तो भाई वो भी चीज़ आपको इफेक्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में। तो अगर आप मान लो टूरिस्ट वीज़ा पे भी किसी कंट्री में गए थे एंड यू ओवरस्टेड ड्यू टू XYZ फैक्टर, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी क्यों ना हो, तो वो भी फैक्टर ये लोग कंसिडर करते हैं वाइल गिविंग यू ए स्टूडेंट वीज़ा। तो भाई ये 10 पॉइंट ऐसे थे जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से अगर आप इन 10 चीज़ों को एड्रेस कर लो तो आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ एनी रीज़न टू रिजेक्ट योर वीज़ाज। क्योंकि आज की डेट में भी मेरे जितने सर्कल में लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको वीज़ा ईजिली मिल रहा है। किसी किसी का 90 दिन के अंदर आ रहा है, किसी का 100 दिन के अंदर आ रहा है, बट आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वीज़ा आ जाए, एक होता है ना कि भले ही जल्दी ना आए, देर से आ जाए, बट आ जाए, तो अगर आप चाहते हो कि आपका वीज़ा आ जाए, चाहे वो जल्दी आए लेट आए, भाई इन 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लो। इन 10 पॉइंट्स के अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग जो आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा सकता है। यही 10 फैक्टर्स हैं, इनको याद कर लो, रट लो। एंड अगर आपका एजेंट कोई फाइल कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि उसको इन्फॉर्मेशन होगी इन चीज़ों के बारे में, बट आपको भी ना इन चीज़ों के बारे में बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा। डोंट एंटायरली डिपेंड ऑन योर एजेंट। मैं तो बोलूँगा एंटायरली मुझ पर भी डिपेंड मत करो। मैंने आपको 10 पॉइंट बताया, आप अपनी रिसर्च करो, ChatGPT पर डालो यार, वो हज़ारों सोर्सेज आपको ला के देगा। सो मेक श्योर कि आप ना, एक होता ना कि ड्यू डिलिजेंस खुद करो, वो बेस्ट है इस मामले में। तो आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू। एंड जो भी लोग प्लान कर रहे हैं फरवरी 2025 में आने का, आई होप कि आपका वीज़ा जल्दी आ जाए। एंड सी यू गाइस इन ऑस्ट्रेलिया।